हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने चैप्टर वाइज सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की थी, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर और यूरी ब्रोनफेल्ड ब्रेनर का जो सिद्धांत है, इनके सिद्धांतों से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, जो आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। रीट लेवल 1 हो या फिर रीट लेवल 2 हो, और संपूर्ण सीडीपी की प्लेलिस्ट रीट सीडीपी के नाम से बनाई गई है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, और अगर उनको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और अमूर्त स्तर पर बौद्धिक क्रियाएं जब करता है तो वह अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, या फिर उसी अवस्था को हम लोग कहते हैं, उसी अवस्था को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। और पियाजे के अनुसार यह चौथी अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? चौथी अवस्था होती है, जो 4 अवस्थाएं बताई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन और बौद्धिक क्रिया करने लगता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। और जो चारों अवस्थाएं हैं, तो इन चारों अवस्थाओं का आपको क्रम याद रखना। जैसे कि पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, दूसरी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक। और इन सभी की एज आपको याद रखना। जैसे पहली अवस्था की एज होती है जन्म से 2 वर्ष, दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक, उसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, और तीसरी अवस्था की एज होती है मूर्त संक्रियात्मक की 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 11 से 15 वर्ष, या फिर 11 वर्ष से जो अधिक के बच्चे होते हैं तो वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ये चारों अवस्थाएं आपको क्रमवाइज याद रखनी है, क्योंकि पेपर में से बहुत ही क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें से चारों अवस्थाएं पियाजे की क्रम वाइज पेपर में पूछा गया है कि क्रम वाइज पियाजे की अवस्थाओं का जो सही क्रम बताइए, और एज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था कौन सी है। तो जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का जो है पढ़ा था पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में, कि इसकी एज होगी 11 से 15 वर्ष। कितनी होगी? 11 से 15 वर्ष एज होगी इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के किस आयाम के संबंध में पियाजे व कोहलबर्ग के विचार समान हैं। तो नैतिक विकास में। किसमें? नैतिक विकास में। बहुत से लोगों को मालूम होगा, या फिर जो जिन लोगों को नहीं मालूम है तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा भी गया है एग्जाम में, कि कोहलबर्ग से पहले या फिर सबसे पहले नैतिक विकास के बारे में किसने बताया था। तो सबसे पहले बताया था पियाजे ने। किसने बताया था? पियाजे ने बताया था। उसके बाद में कोहलबर्ग ने जो है नैतिक विकास के बारे में बताया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पियाजे का सिद्धांत किसके अवलोकन पर आधारित है। तो इन्होंने अपने बालक पर जो है प्रयोग किया था, अपने बालकों का अवलोकन किया था। कुत्ता की बात की जाए तो पावलोव ने दिया था जो सिद्धांत, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। बिल्ली की बात की जाए तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और चिंपैंजी पर किसने किया था? कोहलर ने किया था। किसने किया था? कोहलर ने किया था। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रियगामक या फिर संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता पर, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता पर, सामाजिक मुद्दों से सरोकार पर। तो जैसे कि संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, इसमें बच्चे की दोची होती है, जो एज है 0 से 2 से एज होती है, तो इस अवस्था में बच्चा संबंधित रहेगा अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक, चिंतन क्या है? अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि होती है। कैसी होती है? संज्ञानात्मक गतिविधि होती है।
पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? तो जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उस प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन कहा जाता है। और स्कीमा का संप्रत्यय किसने दिया था? तो ये भी आपको याद रखना, पियाजे ने। किसने दिया था? पियाजे ने। ये बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? सामाजिक संरचरण, अनुभव, संतुलिनीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संचरण जो है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारित तत्व नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती हैं। कहा कि शैशवावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कुल मिला के क्वेश्चन यहाँ पे यह पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार सही कथन इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा था पियाजे ने। या फिर पूछ लिया जाए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो जीन पियाजे ने। या फिर इन्हीं के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है पियाजे के सिद्धांत को। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो जीन पियाजे ने। या फिर पूछ लिया जाए विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक के प्रतिपादक कौन जो है, विकासात्मक मनोविज्ञान के जो है जनक या फिर प्रतिपादक कौन है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी शामिल करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है आत्मसातकरण। क्या कहते हैं? आत्मसातकरण कहा जाता है। ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास के 3 महत्वपूर्ण चरणों की पहचान की। निम्नलिखित में से इन चरणों में सही क्रम का चयन कीजिए। तो ब्रूनर ने जो 3 चरण बताए थे, तो हमें यहाँ पे यह क्वेश्चन में बताना है कि जो है इनका जो क्रम क्या था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक और इनेक्टिव। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया था? अधिनियम, प्रतिभारपकता, पराधीनता या फिर सांकेतिकता। तो पराधीनता के बारे में ब्रूनर के द्वारा नहीं बताया गया था, जबकि अधिनियम, प्रतिभापरकता और सांकेतिकता ये तीनों अवस्थाएं ब्रूनर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन है, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? क्रियात्मक अवस्था। लेव वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में चिंतन के विकास में किस तत्व का महत्वपूर्ण योगदान माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषा का। किसका योगदान माना है? भाषा का। लेव वाइगोत्स्की के बारे में असत्य कथन बताना है। यहाँ पे कौन सा है असत्य कथन? यहाँ पे लेव वाइगोत्स्की रूस ने संज्ञानात्मक संस्कृति विकास का सिद्धांत दिया। बिल्कुल सही है कि लेव वाइगोत्स्की जो थे रशियन मनोवैज्ञानिक थे, रूस के थे, और संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया कथन बिल्कुल सही है। सिद्धांत में इसके फोल्डिंग, वास्तविक विकास क्षेत्र तथा संभाव्य विकास क्षेत्र का उल्लेख किया, यह भी कथन सही है। थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक की रचना की। संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को महत्वपूर्ण नहीं माना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया गलत कथन, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो लेव वाइगोत्स्की थे संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक कारकों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना था। और थॉट एंड लैंग्वेज पुस्तक लिखी गई है लेव वाइगोत्स्की के द्वारा। तो यहाँ पे जो कथन सही दिए गए हैं, तो ए बी सी कथन यहाँ पे सही दिए गए हैं, जबकि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। सीखने की वह सीमा जहाँ बालक सीख तो सकता है लेकिन उसे किसी सहारे की जरूरत होती है, क्या कहलाता है? उसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या कहते हैं उसे? समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। वाइगोत्स्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से उपकरण एक व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास में सहायता प्रदान करते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण। सामाजिक और सांस्कृतिक उपकरण।
वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चा होता है समाज के द्वारा सीखता है, भाषा के द्वारा सीखता है, संस्कृति के द्वारा सीखता है। जबकि बात की जाए जीन पियाजे की, तो जीन पियाजे ने जो है जैविक संरचना को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था कि जैसा जैसा बच्चा बढ़ता होता जाएगा उनका जो क्रम निर्धारित है कि एक अवस्था में बच्चे में सिर्फ यही क्वालिटी पैदा होगी, यही जो है विशेषताएं पाई जाएंगी एक एक अवस्था में। समीपस्थ विकास का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। निम्नांकित में से किसके मत के अनुसार ज्ञान की रचना में सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका होती है? तो यह होती लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिका बेहद इंपॉर्टेंट होती है। लेव वाइगोत्स्की ने बताया था कि जो बच्चे होते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह विकास कौन सा है? तो यह विकास बात की जा रही है मानसिक विकास की। कौन सी विकास की? मानसिक विकास की। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेडपीडी, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नाम से भी जाना जाता है, की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? तो यह दी गई थी वाइगोत्स्की के द्वारा। किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता कहलाती है, उसे कहा जाता है इसके फोल्डिंग। क्या कहा जाता है? इसके फोल्डिंग कहा जाता है। इसका फोल्डिंग से तात्पर्य होता है टेम्परेरी हेल्प। जैसे कि कोई बच्चा है साइकिल चलाना सीख रहा है, तो कोई उसका जो मतलब उससे जो ज़्यादा जानकार व्यक्ति होता है जो साइकिल चला ले रहा है, तो उसे कुछ समय के लिए पीछे से पकड़ के रखता है और बच्चे से कहता है चलाओ। कुछ टाइम के लिए उसे क्या देता है? सहारा दे देता है। लेकिन फिर कुछ दूर चलाने के बाद जब बच्चा थोड़ा चलाने लगता है तो उसे छोड़ दिया जाता है और बच्चा फिर अपने आप से सीख जाता है। तो ये टेम्परेरी हेल्प जो कुछ समय के लिए सहायता प्रदान की जाती है, तो इसे कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। और यह संप्रत्यय दिया गया था वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा यह संप्रत्यय दिया गया था। स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो वाइगोत्स्की के विकास के सिद्धांत से। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास की शोध के लिए। किसके लिए? नैतिक विकास के शोध के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किए गए शोध में किस आयु वर्ग के बालकों को सम्मिलित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 से 16 वर्ष के। 10 से 16 वर्ष के। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है पूर्व परंपरागत स्तर, पश्च परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक स्तर शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह जो अवस्था बताई गई थी पियाजे के द्वारा। किसके द्वारा? पियाजे के द्वारा। और यह पियाजे के अनुसार दूसरी अवस्था थी। कौन सी अवस्था थी? दूसरी अवस्था थी। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, को जाना जाता है नैतिकता का परंपरागत स्तर के नाम से। नैतिकता का परंपरागत स्तर के नाम से। कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति का वह स्तर जिसमें उसके दूसरों के प्रति मूल विश्वास, देखभाल और वफादार या निष्ठावान होना उसके नैतिक निर्णयों पर आधारित होते हैं, वह कौन सी अवस्था होती है? तो वह होती है परंपरागत अवस्था। कौन सी अवस्था? परंपरागत अवस्था होती है। कोहलबर्ग के सिद्धांत की किस अवस्था में बालक प्रशंसा प्राप्ति के लिए नैतिक आचरण प्रकट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अच्छा बालक अच्छी बालिका अवस्था में। अच्छा बालक अच्छी बालिका अवस्था में। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का वर्तमान सिद्धांत कब प्रतिपादित किया था? वर्ष 1984 में। 1984 में। कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तरों व अवस्थाओं का वर्णन किया है? 3 स्तर व 6 अवस्थाओं का। 3 स्तर व 6 अवस्थाओं का। 3 स्तर जो बताए थे, तो प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं थी। उसके बाद क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संदर्भ में असंगत है, गलत कथन बताना है। सन 1932 में नैतिक विकास सिद्धांत दिया, सही है। नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं को उल्लेख किया था पियाजे ने, यह भी कथन सही है।
द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक की रचना की थी। ये भी कथन सही है। हैंज की दुविधा कहानी के आधार पर सिद्धांत दिया, तो यह दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे पूछा गया गलत कथन कौन सा है, तो यहाँ पे डी वाला कथन गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितने क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि पूछ लिया जाए द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जीन पियाजे के द्वारा। नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का उल्लेख किसने किया था? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत कब दिया था? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। कौन है? लॉरेंस कोहलबर्ग। परायत्तता की नैतिकता को कहते हैं दबाव की नैतिकता। क्या कहते हैं? दबाव की नैतिकता कहा जाता है। निम्न में से कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो संवेदी प्रेरक अवस्था कोहलबर्ग के द्वारा नहीं बताई गई, यह बताई गई थी पियाजे के द्वारा। और पियाजे के द्वारा जो 4 अवस्थाएं बताई थी, तो उसमें से पहली अवस्था थी। उसके बाद क्वेश्चन है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सी उस सिद्धांत की एक अवस्था है? तो परंपरागत, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये 3 अवस्थाएं बताई गई थी। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के द्वारा। जबकि जैसे कि पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी प्रेरक, मूर्त संक्रियात्मक और इसके साथ साथ अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं बताई गई थी पियाजे के द्वारा। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। अगला प्रश्न दिया गया है चरित्र आदतों का पुंज होता है, यह कथन दिया गया था सैमुअल इस्माइल के द्वारा। सैमुअल इस्माइल के द्वारा। निम्न में से कौन सा पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है? नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार जो है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत की एक अवस्था नहीं है, तो गैर परंपरागत अवस्था जो है कोहलबर्ग के द्वारा नहीं दी गई थी। जबकि पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्च परंपरागत, ये तीनों अवस्थाएं कोहलबर्ग के द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा कथन चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है? तो चौथे चरण की विशेषता दर्शाता है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। कानून और व्यवस्था अभिविन्यास। हैंज दुविधा निम्नांकित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। निम्न में से नैतिक विकास के तत्व कौन है? सामवेगिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व या फिर सभी विकल्प सही हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी विकल्प सही दिए गए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतानुसार निम्न में से कौन सी अवस्था पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो पश्च पारंपरिक स्तर के अंतर्गत सम्मिलित की जाने वाली अवस्था होगी यहाँ पे सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित। सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत आधारों पर आधारित। दोपहर के भोजन के दौरान शोभित देखता है कि मनीष राहुल का खाना ले रहा है। इसके तुरंत बाद वह देखता है राहुल इसका प्रतिकार मनीष की पसंदीदा कलम को लेकर कर रहा है। शोभित इन घटनाओं को शिक्षक को नहीं बताता है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया है। कोहलबर्ग के अनुसार शोभित नैतिक विकास के किस चरण में पहुंच चुका है? तो इसका आंसर हो जाएगा वह पहुंच चुका है चरण 2 में। चरण 2 में। और यह कार्य जो किए जा रहे हैं इसको कहा जाता है जैसे को तैसे की अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे को तैसे की अवस्था भी इसको कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है नैतिक विकास का सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए और सी दोनों द्वारा। अभी हमने बताया था जीन पियाजे ने और कोहलबर्ग ने दोनों ही नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है।
जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? तो वह प्रक्रिया होती समाजीकरण। क्या है? वह प्रक्रिया होती समाजीकरण। यूरी ब्रोन ब्रेनर ने अपने पार्थिकी तंत्र सिद्धांत में कितने मॉडल बताए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 मॉडल। कितने मॉडल बताए हैं? 5 मॉडल बताए हैं। माता पिता के कार्यस्थल को ब्रेनर ने अपने सिद्धांत में किस मंडल के अंतर्गत शामिल किया है? बाह्य मंडल के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बाह्य मंडल के अंतर्गत। यूरी ब्रेनर के अनुसार बालक के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर हो जाएगा पार्थिकी तंत्र का। बालक के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पार्थिकी तंत्र का। किसके अनुसार? यूरी ब्रेनर के अनुसार। ब्रेनर के अनुसार वह मंडल जिसमें बालक में सामाजिक, आर्थिक एवं मानवीय मूल्य पैदा होते हैं, तो वह मंडल कौन सा होता है? वृहद मंडल होता है। कौन सा होता है? वृहद मंडल होता है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहाँ वह रहता है, आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी के द्वारा बालक का जो है सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, ए, बी एवं सी। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, किसी व्यक्ति के सांवेगिक संप्रेषण, स्वसमझ, अन्य व्यक्तियों के बारे में समझ, पारस्परिक कौशल, मित्रता, अंतरंग संबंध और नैतिक तर्कणा तथा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन निम्नांकित में से किस विकास का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये बात की जा रही है यहाँ पे सांवेगिक एवं सामाजिक विकास का। सांवेगिक एवं या सामाजिक विकास का उदाहरण है। परिपक्वता का सिद्धांत किसने दिया? अर्नोल्ड गैसल ने। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, अर्नोल्ड गैसल के संबंध में असत्य कथन है। गैसल ने 1925 वर्ष में परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। गैसल के अनुसार बालक के विकास पर तंत्रिका तंत्र, वंशक्रम व वातावरण तथा सांस्कृतिक विरासत का विशेष प्रभाव पड़ता है। परस्पर अंतर्गुफन व आत्म विनिमन के संप्रत्यय दिए थे। अपने सिद्धांत में 5 स्तरों का उल्लेख किया। तो यहाँ पे पूछा गया है असत्य कथन कौन सा है? तो इसके अनुसार यहाँ पे डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इन्होंने 5 स्तरों का उल्लेख नहीं किया था। अब आपको याद रखना कि परिपक्वता के सिद्धांत कब दिए थे इन्होंने? 1925 में। किसको महत्वपूर्ण माना था? तो विकास पर तंत्रिका तंत्र, वंशक्रम व वातावरण तथा सांस्कृतिक विरासत का विशेष प्रभाव पड़ता है। और इन्होंने परस्पर अंतर्गुफन व आत्म विनिमन के संप्रत्यय दिए थे। एक बालक स्वयं के लिए सोने, जागने, खाने पीने के लिए निश्चित नियम बना लेता है और उसी समय के अनुसार उन कार्यों के लिए अपना व्यवहार प्रकट करता है। गैसेल ने उसे क्या कहा है? आत्म विनियमन। क्या कहा है उन्हें? आत्म विनियमन कहा है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। क्या है? कौशल विकास। परिपक्वता जिसका दूसरा नाम है उसे कहते हैं क्षमता का विकास। क्या कहते हैं? क्षमता का विकास। परिपक्वता की विशेषता है एक स्वचालित प्रक्रिया, वृद्धि की पूर्णता, अधिगम का आधार या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है। किसका भाग है? तो संवेगात्मक विकास का भाग है। किसके अनुसार? ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना जो है संवेगात्मक विकास का भाग होती है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत देने वाले हैं मैकडूगल। कौन थे? मूल प्रवृत्तियों के जनक माने जाते हैं मैकडूगल। और कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी? तो 14 प्रकार की। कितने प्रकार की? 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है,
मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? मैकडुगल का। किसका? मैकडुगल का। उसके बाद क्वेश्चन दिया गया है संवेग की विशेषता है। संवेग की क्या विशेषता है? विचार प्रक्रिया का कारण करना। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग नहीं है? भय, क्रोध, चिंता, आशा। तो आशा यहाँ पे नकारात्मक संवेग नहीं है। यह कैसा संवेग है? सकारात्मक संवेग है। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक क्रोध से। कैसे? बहुत अधिक क्रोध से। निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक संवेग है? यहाँ पे तो चिंता यहाँ पे नकारात्मक संवेग है। आनंद, आशा, उपलब्धि ये सभी सकारात्मक संवेग हैं। मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासक संबंध संवेग कौन सा है? तो आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति जिज्ञासक संबंध कौन से संवेग से है? तो आश्चर्य से। संवेगों की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से। किससे? मूल प्रवृत्ति से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विकास के संबंध में मैकडुगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। मैकडुगल ने क्या किया था? मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था। मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे हमें सही कथन बताना है। इसका आंसर हो जाएगा संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा दिया गया है संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। उत्तेजना या भावों में उथल पुथल।